Hello student and welcome back to Bharatpur School and Junior Colleges. This is our geography lecture and I am your Major Miss. So today we are going to complete our lesson chapter 1 Earth Movements and let's have a quick recap what we have studied. Chapter 1 in which we have understand the geographical explanation of earth movements, how does it occur and what is the formation of earth movements, evidence of earth movements and how does it happen, like vertical movements, horizontal movements, and which forces are related to horizontal movements, that are tensional forces and compressional forces. Tensional forces leads to create tension and that is the reason for block mountains, formation of rift valleys or block mountains, and compressional forces are the reasons behind fold mountains. Then we have understand that what are the parts of fold and what are the fold mountains, how folding and faulting is help in the formation of rift valleys, block mountains and fold mountains. And then we have studies the sudden movements, that's like we have understand that the folding, faulting, these are all the slow movements of earth movements, but sudden movements include earthquake, volcanic eruption, etc. So in last lecture we have studied about earthquake, shadow zone and causes of earthquake. Today it was incomplete to complete causes of causes of earthquake. So let's complete the chapter causes of earthquake in your textbook, page number 9. So let's start बच्चों, causes of earthquake. अब तक हम लोगों ने स्टडी किया दैट अर्थक्वेक्स आर काउज्ड मेनली ड्यू टू द रिलीज ऑफ स्ट्रेस विद इन द क्रस्ट, यानी क्रस्ट के अंदर जो स्ट्रेस रिलीज होता है तो उस स्ट्रेस की वजह से जो है अर्थक्वेक्स होता है, लेकिन वो स्ट्रेस क्या है ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो ये काउजेस ऑफ दिस स्ट्रेस हम पढ़ने जा रहे हैं. फॉलोइंग आर द सम ऑफ द काउजेस ऑफ एन अर्थक्वेक. तो सबसे पहला तो होता है वॉल्केनिसिटी. वॉल्केनिसिटी में some but not all earthquakes are associated with volcanic eruption, यानी कुछ ही होते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, यानी हर volcanic eruption से earthquake नहीं होता. इट इज़ द आपको मेन पॉइंट ये समझाना है कि हर volcanic eruption doesn't lead to earthquakes. कुछ ही volcanic eruption होते हैं जिससे earthquake हो सकते हैं. earthquake are generally shallow and their effect is seen mostly in the areas close to eruption site. like ये आपका volcanic eruption यहाँ हो रहा है तो ये जो इससे नज़दीक के जो एरियाज़ है इसका earthquake का असर सिर्फ इतने ही एरियाज़ पे होगा, इसके अलावा और पे इस जगह पर नहीं होगा. ओके, और ये जो volcanic eruption की वजह से earthquake होते हैं ये shallow होते हैं. shallow यानी हल्के होते हैं, तो इनका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता. इसकी एग्जाम्पल है जो वेस्टर्न कोस्ट है यूएसए का, वहाँ पर पाया जाता है कास्केड्स नियर माउंट सेंट हेलेंस. यहाँ पर जो अर्थक्वेक आया था वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, इसका मैग्नीट्यूड था 5.5 और ये आया था इन 1981. नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द अर्थ टेक्टोनिक मोमेंट्स. टेक्टोनिक मोमेंट्स क्या होते हैं, जैसे हम लोगों ने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अर्थ के अंदर जो है कुछ प्लेट्स होती हैं. प्लेट जो अर्थ की क्रस्ट के नीचे होती है, ये अर्थ की क्रस्ट के नीचे जो प्लेट्स होती हैं ये अलग अलग साइज़ की होती है, कुछ लार्ज होती है, कुछ स्मॉल होती है. ये अनस्टेबल होती है. अनस्टेबल यानी ये स्टेबल नहीं है, फ्रीली एयर में क्या करती है घूमती है. दे फ्लोट ऑन डेंसर पोर्शन ऑफ द अपर मेंटल जोन. तो आप लोगों को मालूम है बच्चों कि अर्थ का जो 3 जोन होते हैं हम लोगों को मालूम है. जैसे हम लोगों ने जब हम लोगों ने 5th-6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जैसे ये अर्थ का मेंटल है, ये अर्थ क्रस्ट होता है ऊपर का एरिया, बीच वाला होता है मेंटल, ये होता है क्रस्ट, ये होता है मेंटल और ये होता है कोर.
तो ये जो एरिया होता है मेंटल का, ये एरिया जो होता है ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है। तो ये जो प्लेट्स होती हैं ये इस डेंस पोर्शन में ही घूमती है। ड्यू टू देयर मोमेंट्स द अर्थक्वेक जनरली अकर्स अलोंग देयर मार्जिन्स। तो जिस प्लेट जहाँ पर ये होती हैं, कवर होती हैं, जैसे ये इस जगह पर अगर ये प्लेट्स जो हैं एक दूसरे से मिल रही है, कन्वर्जन और डाइवर्जन, कन्वर्ज होना यानी मिलना एक दूसरे से, अगर ये प्लेट्स यहाँ एक दूसरे से मिल रही है तो इसके जो ये मार्जिन एरियाज़ है, मार्जिन आप लोगों को पता है ना, तो इस मार्जिन एरियाज़ में जो है अर्थक्वेक होने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो ज़्यादा होती है। उसी तरह जब डाइवर्जन होता है, डाइवर्जन जब होता है तो अर्थक्वेक क्या होती है, जो प्लेट्स होती हैं ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। अब जब जाहिर सी बात है जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो यहाँ पर क्या होगी, टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन क्रिएट होने से क्या होगा, स्ट्रेस आएगा, और स्ट्रेस आने से क्या होता है, ये यहाँ पर अर्थक्वेक होने की पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। तो आपको रिफ़र करने बोला है फिगर 1.21। अब द अर्थक्वेक्स विच जनरली ओकर इन इंडोनेशिया, कैलिफोर्निया नॉर्थ अमेरिका में, चिली साउथ अमेरिका में, उत्तरकाशी असम इंडिया, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स आपको मैंने बताया है। आई होप ये इसको आप ध्यान में रखोगे कि टेक्टोनिक मोमेंट से किस तरीके से अर्थक्वेक होता है। अब एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, तो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस कौन से होते हैं, वो जो नेचुरल नहीं होते, दैट द ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कॉजेस। Humans are responsible for these causes. In recent years earthquake जो हुए हैं ड्यू टू एन एटॉमिक एक्सप्लोजन, तो इसमें कौन कौन से रीजन्स आते हैं, एक तो होता है एटॉमिक एक्सप्लोजन, जैसे एटॉमिक रिसर्च वगैरह करने की वजह से, लार्ज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, लार्ज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जैसे आप लोग अगर समझो कि अर्थ सरफेस के ऊपर, ये अर्थ का सरफेस है, हम लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ पर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो यहाँ नीचे की तरफ क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। इससे भी क्या होता है, अर्थक्वेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद है ड्रिलिंग जब माइनिंग की एक्टिविटी के लिए किया जाता है। ड्रिलिंग तो आपको पता है ना, जिस तरीके से दीवार में ड्रिल मशीन से स्क्रू वगैरह डाला जाता है, उसी तरह ड्रिलिंग की जाती है अर्थ में। ब्लास्टिंग एंड लार्ज स्केल माइनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सब जो है रीज़न है मे ऑल्सो लीड टू द अर्थक्वेक्स। हाउएवर द इफेक्ट्स आर हाईली लोकलाइज्ड। अब लोकलाइज्ड मतलब क्या होता है, लोकलाइज्ड का मतलब होता है जिस जगह पर ये हो रहा है, यानी जहाँ पर एटॉमिक रिसर्च हो रहा है वहीं पर ये अर्थक्वेक होगा। अगर यहाँ पर कहीं पे बम जो है विस्फोट हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, तो उसी जगह पर इस अर्थक्वेक को जो है फील किया जा सकता है, बाकी और दूसरी जगह पे नहीं। अब इसके बाद आपको दिया हुआ है चार्ट, अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया। तो इंटेंसिटी, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इंटेंसिटी ऑफ डैमेज रिस्क। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, कितना ज़्यादा डैमेज होगा किसी जगह पर, उसको बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ डैमेज रिस्क। इसके बेसिस पे जो है इसको सिस्मिक जोन्स इन इंडिया बनाया गया है, यानी जोन 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर आप टेबल देख सकते हैं, आपको लिंक देखने के लिए बोला गया है, यूट्यूब की लिंक दी हुई है, तो आप ट्राई कीजिए इस यूट्यूब लिंक पर इसे फाइंड आउट करने के लिए। PDF फॉर्म में होगा, और नहीं तो आप गूगल पर अगर सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया मैप अगर आप बोलोगे तो आपको वो मैप भी दिखाई देगा, ठीक है। तो जो 5 रिस्क जोन्स है, तो सबसे पहला जोन जो आता है वो होता है लीस्ट, यानी यहाँ पर डिग्री ऑफ रिस्क बहुत कम होता है। उसके बाद आता है लो जोन, यानी लीस्ट से थोड़ा ज़्यादा, फिर आता है मॉडरेट, और उसके बाद आता है हाई, और सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी रिस्क का जो एरिया होता है उसे बोला जाता है, वो उसका जोन है जोन 5। तो आप जब मैप पे देखोगे तो आपको ये कौन से स्टेट्स और यूटीज़ में आता है ये आपको दिखाई देगा। इसके बाद में हम आपको बताएंगे वोल्केनोस। तो वोल्केनोस तो मेरे शायद बच्चों को ज़्यादातर के मालूम होगा। वोल्केनोस का ख्याल आते ही हम लोगों को पता है, ये वाला जो है इमेज हमारे दिमाग में आ जाता है, लेकिन वोल्केनो क्या होता है हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। वोल्केनो इज़ एन ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ की सरफेस है, अगर ये देखिए ये अर्थ की सरफेस है, और अर्थ के नीचे बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे मैंने आपको बताया लावा है,
लिक्विड है, गैस है और सॉलिड मटेरियल्स है। ये सब चीज़ें जो हैं अंदर होने वाली प्लेट टेक्टोनिक्स और दूसरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इनकी वजह से ये अर्थ क्रस्ट की तरफ बढ़ती है, यानी ये बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढती है। तो जब यहाँ से किसी एक पॉइंट से अर्थ के सरफेस पे ये सब चीज़ें बाहर निकलती हैं, लाइक गैसेस, मोल्टन लावा एंड सॉलिड मटेरियल, ये इजेक्ट होती है। इजेक्ट होना यानी बाहर आना फ्रॉम द अपर मेंटल पोर्शन। अब मैंने जैसे आपको बताया, ये आपका अर्थ क्रस्ट है, ये अपर मेंटल पोर्शन है और ये कोर है। तो यहाँ से ये चीज़ें ऊपर अर्थ के क्रस्ट पे आने के लिए देखती हैं। जब ये देखती है तो उस जगह पर क्या हो जाता है, एक छोटा सा छेद हो जाता है, पोर्शन टू द सरफेस, तब इसे बोला जाता है वॉल्केनिक इरप्शन। तो अब इसके इरप्शन के बेसिस पे इसको दो टाइप में जो है क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला टाइप है जैसे आपका फिगर 1.12 और फिगर 1.13 में बताया हुआ है। पहला टाइप है इरप्शन थ्रू कोन्स, जैसे मैंने आपको बताया, यानी ये कोनिकल शेप का होता है, यहाँ पर इसके कोन बना हुआ होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है फिशर टाइप, यानी अर्थ क्रस्ट में होता है, ये बाहर निकलता है लेकिन यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जैसे ये बाहर फटता है वैसे ये नहीं होता है, ये क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर फैलता हुआ इस तरीके से सेटल डाउन हो जाता है, तो यहाँ पर कोन नहीं बनता है। और ये जो फिशर टाइप वोल्केनोज होते हैं, इनसे बनते हैं प्लेटियोस। क्या बनते हैं बच्चों, प्लेटियोस। और इसका एग्जाम्पल है प्लेटियो ऑफ डेक्कन, डेक्कन प्लेटियोस इन इंडिया। जो सेंट्रल और कोनिकल वोल्केनो होते हैं ये भी इसी तरीके से निकलते हैं, यानी ऐसे आपको जो है मैं बताऊँ, ये अर्थ का सरफेस है, तो ये जब निकलते हैं तो ये इस तरीके से ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाते जाते यहाँ पर जो है उनका एक होता है वेंट। वेंट जैसे आप समझ लो एक नाली जैसे कि वहाँ से उसको निकलने के लिए रास्ता मिला है, तो ये बाहर की तरफ निकलता है और निकल कर ये इस तरीके से ठंडा होता है। जब ये इस तरीके से ठंडा होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कोनिकल शेप बन जाता है, और उस कोनिकल शेप की वजह से क्या होता है, कोनिकल वोल्केनो माउंटेन बनते हैं, यानी ये माउंटेन शेप में होते हैं। और फिशर जो होते हैं फ्लैट सरफेस के होते हैं, इससे प्लेटियोस बनते हैं। तो आप ये हमेशा ध्यान रखना। Volcanoes may also be classified on the basis of periodicity and continuances of the eruption activity, like active volcanoes, dormant volcanoes and extinct or dead volcanoes. तो सबसे पहला पॉइंट आपको बोलना है, वॉल्केनोज में ऑल्सो भी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब कुछ वॉल्केनोज जो है, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं किसी चीज़ का एक पीरियड होता है, कुछ चीज़ें 12 ईयर के लिए चलती है, कुछ 10 ईयर्स के लिए चलती है। तो इस तरीके से जो पीरियड्स उसका होता है, एक टाइम होता है, उसकी पीरियोडिसिटी और कंटिन्यूएंस ऑफ इरप्शन, यानी कुछ वॉल्केनिक इरप्शन ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस होते ही रहते हैं, लेकिन ये ब्लास्ट नहीं होते, ये क्या होते हैं, धीरे धीरे निकलते ही रहते हैं। एंड लाइक एक्टिव वॉल्केनोज, तो इसके बेसिस पे इनकी क्या की गई है, क्लासीफाई की गई है। एक तो की गई है एक्टिव वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनोज मतलब जिनमें से हमेशा लावा बहता रहता है, कंटिन्यूसली ये काम करते रहते हैं। दूसरा है डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो क्या होते हैं, यानी ये कभी भी इरप्ट हो सकते हैं। और तीसरे होते हैं डेड या एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। ये कौन से वोल्केनोज होते हैं, यानी यहाँ से अब इरप्शन नहीं होगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वोल्केनिक मटेरियल्स में। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, अब हम पैसेज को पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज अबाउट द काराकटवा वोल्केनिक इरप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। काराकटवा वोल्केनिक इरप्शन के बारे में बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा वोल्केनिक इरप्शन था, और उसकी वजह से कुछ आइलैंड्स भी फॉर्म्ड हुए थे, और कुछ आइलैंड्स जो थे जो कम्प्लीटली वैनिश हो गए। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस पैसेज को पढ़ना शुरू करती हूँ। देयर इज़ एन आइलैंड नोन एज काराकटवा बिटवीन द आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमात्रा। तो मलेशिया की तरफ ये एरियाज आते हैं, जावा एंड सुमात्रा इन इंडोनेशिया। मलेशिया का मैंने, इंडोनेशिया के जो जावा और सुमात्रा जो स्टेट्स है वहाँ पर आइलैंड्स हैं, इनके बीच में काराकटवा नाम का एक आइलैंड है। देयर वर फ्रिक्वेंट वोल्केनिक इरप्शन हियर फ्रॉम May 1883। May 1883 से फ्रिक्वेंट यानी थोड़ी थोड़ी टाइम से, मतलब हो रहा है फिर रुक जा रहा है, हो रहा है फिर रुक जा रहा है।
मैसिव एक्सप्लोजन बिगेन फ्रॉम मे 1883। यहाँ पर क्या हो गया, मैसिव एक्सप्लोजन यानी ज़्यादा धमाकेदार एक्सप्लोजन्स होने लगे। द एरप्शन दैट टुक प्लेस एट अबाउट 10 in the morning on 28 अगस्त 1883। 10 अगस्त मॉर्निंग 10 को यानी अबाउट 10 o'clock को ये जो एरप्शन स्टार्ट हुआ, कौन सी डेट को, 28 अगस्त 1883 को। ये सबसे ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन जो है अभी तक का इसको रिकॉर्ड किया गया। इस एक्सप्लोजन के रिजल्ट में क्या हुआ, द इंटायर आइलैंड डिसअपीयर्ड। पूरा आइलैंड क्या हो गया, डिसअपीयर होना मतलब गायब हो गया ड्यूरिंग द इरप्शन। रॉक पार्टिकल्स एंड डस्ट थ्रोन अप इन द एटमोसफियर वॉज अबाउट 25 किलोमीटर क्यूब। इन्हें कितना किलोमीटर तक के दूर गए, 25 किलोमीटर क्यूब। ठीक है। द कॉलम ऑफ दिस डस्ट एश रोज एज हाई एज 80 किलोमीटर। इसकी जो डस्ट ऐश ये सब जो निकला था ये कहाँ तक रोज हुआ, रोज मतलब ऊपर की तरफ उठा 80 किलोमीटर तक। द डिस्चार्ज ऑफ काराकटवा थ्रेव इनटू द एयर नियरली 21 किलोमीटर ऑफ रॉक फ्रैगमेंट्स। रॉक मतलब पत्थरों के जो फ्रैगमेंट्स उसको। एंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऐश फेल ओवर एन एरिया ऑफ सम 80,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला। नियर द वॉल्केनो मैसेज ऑफ फ्लोटिंग प्यूमाइस वर सो थिक द शिप्स हैड टू हॉल्ट। The surrounding region was plunged into darkness for 2.5 days because of ash in the air. For some years after, this cloud kept moving around the earth. About 36,000 people died in this eruption and the tsunami waves created by it. In 1927, volcanic eruptions began at the same place and a new island rose in place of the Krakatoa island that had vanished. It was named as Anak Krakatoa or Child Krakatoa. The volcano, however, constantly emits ash and steam. This new island has now become a laboratory for geologists and biologists. जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि अर्थ के क्रस्ट के नीचे जैसे उसमें से बहुत सारी चीज़ें जैसे लिक्विड मोल्टन लावा है, गैसेस है, लिक्विड है और सॉलिड मटेरियल है। ये सब जो है बाहर आने के लिए मतलब रास्ता ढूंढते रहते हैं। अब यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन जो था फ्रिक्वेंट था, होता ही रहता था, लेकिन सबसे बड़ा एक्सप्लोजन हुआ 28 अगस्त 1883 को। और इसने कितना इस रॉक पार्टिकल और डस्ट जो फेंका ड्यूरिंग दिस इरप्शन, जो रॉक पार्टिकल और डस्ट जो थे इस एटमॉस्फेयर में कितना किलोमीटर तक के, तो 25 किलोमीटर क्यूब किलोमीटर तक के ये गए। द कॉलम ऑफ दिस डस्ट एश रोज एज हाई एज 80 किलोमीटर। और इसका डिस्चार्ज इतना ज़्यादा था कि इसमें कितने रॉक फ्रेगमेंट्स थे, 21 किलोमीटर क्यूब किलोमीटर इसके अंदर जो है रॉक फ्रेगमेंट्स थे। और लार्ज क्वांटिटी में जो है ऐश जो है फेल ओवर एन एरिया ऑफ सम 80,000 स्क्वायर किलोमीटर। नियर द वॉल्केनो मैसेज ऑफ फ्लोटिंग प्यूमाइस वर सो थिक। इतना ज़्यादा मतलब लिक्विड उसमें प्यूमाइस यानी जो फ्लोटिंग लावा था वो इतना थिक था कि जो शिप्स वगैरह थी वहाँ पर जो सी में जो क्योंकि आइलैंड था तो वहाँ पर उन लोगों को क्या करना पड़ा, रुकना पड़ा। इस सराउंडिंग जो थी पूरी तरह से डार्कनेस में चली गई थी 2.5 days के लिए, क्योंकि जो ऐश थी जो उसमें धुआं वगैरह निकला था। जैसे हम लोग देखेंगे अगर किसी चीज़ को हम ढक्कर रख कर नीचे से एक्सप्लोड करें तो वो धुआं ऊपर की तरफ उठेगा, तो वो जो धुआं उठा हुआ था तो वो धुएं की वजह से पूरा जो एरिया था वो पूरा डार्कनेस में चला गया था फॉर 2.5 days। फॉर सम ईयर्स आफ्टर दिस क्लाउड केप्ट मूविंग अराउंड द अर्थ। कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक ये जो क्लाउड था इसका जो उससे बना हुआ, जो एशेस से बना हुआ, वो धुएं से बना हुआ जो क्लाउड था वो अराउंड द अर्थ घूमता रहा और 36,000 पीपल अबाउट इसके अंदर डेड हुए। और सुनामी वेव जो है इसकी वजह से क्या हो गई, क्रिएट हो गई, क्योंकि ये धमाका बहुत तेज़ हुआ। तो जाहिर सी बात है जो प्लेट टेक्टोनिक से नीचे जो ज़मीन के नीचे और वो आइलैंड था यानी उसकी जो जैसे ये वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है और यहाँ ये आसपास में आइलैंड है तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जब धमाका होगा तो यहाँ पर स्ट्रेस बनेगा और ये जो वाटर लेवल है ये इंक्रीज़ हो जाएगा और कैसी सुनामी वेव यहाँ पर बनने के चांसेस हो जाएंगे। 1927 में यानी इस इंसिडेंट के बाद 1883 में इंसिडेंट हुआ था और 1927 में यहाँ पर यानी अबाउट 44 ईयर्स के बाद
44 ईयर्स लेटर यहाँ पर जो है वापस से वॉल्केनिक इरप्शन शुरू हुआ। यानी एक वॉल्केनिक इरप्शन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये वॉल्केनिक इरप्शन डायरेक्ट होता नहीं है, हो रहा है और यहाँ पर उसका क्या हो रहा है, लेयर्स बनती जा रही है, होके ठंडा हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन शुरू हुआ और इसकी जगह पर जो कराकटुआ आइलैंड था जो गायब हो चुका था उस वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, उसकी जगह पर एक छोटा सा माउंटेन आया जिसे हम लोगों ने, लोकल लोगों ने अपना नाम दिया अनक कराकटुआ, जिसका मीनिंग होता है चाइल्ड कराकटुआ। द वॉल्केनो है कंस्टेंटली एमिट्स एश, यानी बार बार जो है एशेस निकालते रहती है और स्टीम यानी भाप। दिस न्यू आइलैंड हैज़ नाउ बिकम अ लेबोरेटरी फॉर जियोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजी। तो ये जो नया वॉल्केनिक आइलैंड बना है, तो ये आइलैंड जो है बहुत सारे जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट लोगों के लिए क्या बन गया है, एक लेबोरेटरी टाइप बन गया। तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, जाकर रिसर्च करने के लिए ये काम आता है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल विच कम आउट इन वॉल्केनिक इरप्शन। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहला होता है लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। ये याद रखना है आपको, वॉल्केनिक मटेरियल में ये 3 चीज़ें जो है निकलती है। तो बच्चों आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन करवाऊंगी कि क्या होता है लिक्विड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल और गैसेस मटेरियल। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोम्स, प्लेटियोस एंड लेक्स एंड वॉल्केनिक ब्लॉक विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन। तो स्टे होम, स्टे सेफ और आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। टेक केयर, गुड बाय।